वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम सर। जी क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? ठीक है। लास्ट टू चैप्टर जी, रेग्रेशन एनालिसिस एंड देन कोरिलेशन एनालिसिस। किसी किस्म का कोई इशू, कोई बात क्लियर ना हुई हो? नो सर, सब ठीक है। तो इस वक्त जी स्लाइड्स अपीयर हो रही हैं? यस सर। यस सर। जी आपकी आवाज़ तो जी बड़ी क्लियर आई, और इससे पहले आवाज़ हल्की थी। या ये फ़र्क हो सकता है कि आपने नाश्ता किया हुआ है, और किसी ने अगर नाश्ता नहीं किया हुआ है तो उसकी आवाज़ आ रही, वो उसमें आवाज़ में वॉल्यूम उतना नहीं होगा फिर। यस सर, अभी 8 o'clock क्लास लिया पाक स्टडीज की और अब यस सर। सर नाश्ता कोई 8:45 भी नहीं पे करता इस टाइम पे। जी दोबारा बोलें जी अनिला। सर नाश्ता इस टाइम पे कोई भी नहीं करता, घर वाले तो सोए हुए होते हैं। अच्छा अच्छा, हम तो जी इस टाइम पे नाश्ता कर चुके होते हैं। ठीक है, चलें। सर, तो कोरिलेशन एनालिसिस में जो लास्ट प्रॉपर्टी है जी जी, वो ज्योमेट्रिक मीन वाली, वो प्लीज एक बार बता दें। ज्योमेट्रिक मीन वाली देखें। उसमें मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि हम उसे कोई परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर चीज़ें काफ़ी लेंथी हो जाती हैं। ठीक है, हमने उन प्रॉपर्टीज़ को ज़ाहिर है कोई वेरीफाई नहीं करना है, वो सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ को एक हद तक हमने जहन में रख लेना है कि ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, लेकिन हम प्रैक्टिकली उसे नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको इस तरह आसान लफ्ज़ों में ये बता सकता हूँ कि assume we are fitting two regression lines. One regression line we are fitting y on x, and second one we are fitting on x on y. बात समझ आई कि दो रेग्रेशन लाइंस हम फिट कर रहे हैं, एक y on x जिसमें y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, और एक दूसरी रेग्रेशन लाइन हम फिट कर रहे हैं जो कि x on y है, जिसमें x को हम डिपेंडेंट के तौर पे ले रहे हैं और y को इंडिपेंडेंट के तौर पे। दोनों में फ़र्क हो गया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन से जो आपको रेग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज आएंगी, ठीक है, जो y ऑन x लाइन फिट करेंगे वहां से जो b की वैल्यू आएगी रेग्रेशन कोएफिशिएंट की, दैट विल बी b y x। और जो आप रेग्रेशन लाइन फिट करेंगे x ऑन y, वहां से जो b की वैल्यू आएगी दैट विल बी b x y। ठीक है, तो यहाँ ये जो प्रॉपर्टी है ये कह रही है कि अगर आप इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लें, इन यानी दोनों रेग्रेशन कोएफिशिएंट यानी बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का ज्योमेट्रिक मीन ले लें, तो ज्योमेट्रिक मीन की के अंदर करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि हम जिन चीज़ों का, जिन वैल्यूज़ का हमने ज्योमेट्रिक मीन लेना होता है, हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और पावर में अगर वो दो वैल्यूज़ थी तो पावर में 1/2, अगर वो तीन वैल्यूज थी तो पावर में 1/3, अगर वो 20 वैल्यूज थी तो हम 20 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद पावर में 1/20। सो ऑन दिस वे यू विल गेट ज्योमेट्रिक मीन। चूंकि हम यहाँ पर दो वैल्यूज के ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों को मल्टीप्लाई किया, उनकी पावर 1/2 कर ली, उसी पावर 1/2 को हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों की पावर 1/2 करेंगे, इट्स रिजल्ट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आर। जी बात क्लियर है? यस सर, जी, थैंक यू सो मच। अब कोई कंफ्यूजन इस हवाले से? नो सर। जी ठीक हो गया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट another chapter which is that will be statistical inference. But before starting statistical inference, there are many terms which are important to have some knowledge about these terms. And there is another chapter which is sampling. We will not go into the details of this chapter, sampling, but it's important to have some knowledge about different terms which are used in sampling. ठीक है, तो पहले जी हम जो सैम्पलिंग के अंदर
मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो आगे आपको बार बार हम यूज़ भी करेंगे, और इन टर्म्स का क्लियर होना, इनका नॉलेज होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो ताकि आगे जब हम अगले चैप्टर्स पे जाएं तो हमारे लिए आसानी रहे। अच्छा, अब एक चीज़ का आपने ज़हन में रखना है कि हमने शुरू में, यानी जो हमारा चैप्टर 1 था, जब हमने कोर्स स्टार्ट किया, हमने डिफरेंशिएट किया था बिटवीन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो हमने अब तक का जितना पार्ट हमने किया है दैट इज पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। चाहे हमने उसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात की, चाहे हमने ग्राफ्स की बात की, चाहे हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की बात की, चाहे हमने कोरिलेशन एनालिसिस या रेग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म किया, all these different statistical tools are included in descriptive statistics। जी, इतनी बात जी समझ आ गई? सर जी, ठीक है। अब जो हमने उस वक्त डिस्कस किया था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वर्सेस इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, तो जो हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस अगला चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ दैट डिवीजन, ठीक है। कि हम स्टैटिस्टिक्स को चूंकि दो पार्ट्स में मैनली डिवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल, तो हम उसके अब सेकेंड पार्ट के ऊपर जाएंगे। अब उसी में जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं विच आर लिंक्ड विद सैम्पलिंग, ठीक है। तो पहले हम उन टर्म्स को, मे बी यू हैव सम नॉलेज अबाउट दीज और मे बी यू डोंट हैव, तो जिनका आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है हम उन्हें ब्रीफली करते जाएंगे, और जिनका आपको बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन उसे हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे, ताकि आपको सारी ये टर्म्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। और ये याद रखें कि आप में से वो स्टूडेंट्स जिनके पास शेर मोहम्मद चौधरी की बुक, बीएससी की बुक है, वॉल्यूम 1 है, उसी का अब आपके पास वॉल्यूम 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी के पास नहीं है तो इट डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लर्निंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतर चाहते हैं, तो फिर ज़ाहिर है आपके पास कोई ना कोई बुक, रेफरेंस बुक लाजमी होना चाहिए, ताकि हम जो क्लास के अंदर जो जो एग्जाम्पल्स करें, आपके पास ये चॉइस होती है कि आप कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट कर लें, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो हम कोर्स में नहीं स्टडी कर रहे होते, आपके पास जब बुक होती है तो आप उस बुक से भी फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है जी। एक तो ये चीज़ है। अच्छा, अब हम आते हैं जी, ये अगर आप वॉल्यूम 2 पे जाएंगे, शेर मोहम्मद चौधरी साहब की बुक जो है, तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो सैम्पलिंग का चैप्टर है, ठीक है। उससे जो अगला चैप्टर होगा वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का चैप्टर होगा। तो अभी हमने आगे जितने चैप्टर्स करने हैं वो तकरीबन उसके वॉल्यूम 2 के अंदर वो कवर होते हैं, ठीक है। तो सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग मेथड्स। तो इसमें से देखें, फर्स्ट जो टर्म इस वक्त हमारे सामने है वो है पॉपुलेशन। आप में से मेजॉरिटी जो है वो जानती है कि व्हाट डज इट मीन बाय पॉपुलेशन। हमने पॉपुलेशन को शुरू में चैप्टर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया, हमने सैंपल को डिस्कस किया, ठीक है। तो आप में से कोई जो चाहता है कि मैं अपना पॉपुलेशन के हवाले से जो उसके जहन में कोई कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो काइंडली आप जी शेयर कर लें। सर सैंपल जो होता है ना वो एक पॉपुलेशन का छोटा नहीं, सुन लें। देखिए, मैंने आपसे हमेशा पहले याद रखें कि आप क्वेश्चन को जरूर सुना करें कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपसे देखें, मैंने सैंपल का नहीं कहा, मैंने आपसे सिर्फ कहा कि आपके जहन में पॉपुलेशन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो यकीनन ज़ाहिर है आपको अगर सैंपल का पता है तो आपको पॉपुलेशन का भी पता होगा, ठीक है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि जब आप कहीं इंटरव्यू में भी जाते हैं तो आपको बड़ा पर्टिकुलर होना पड़ता है, ठीक है। आप
आपको चाहिए होता है कि जो बात आपसे पूछी जा रही है ना, आप टू द पॉइंट वो चीज़ आप बताएं। उससे बाज़ औक़ात जो इंटरव्यूअर होते हैं उन्हें लगता है कि शायद इस बंदे को या इस बंदी को जो चीज़ हम पूछ रहे हैं वो नहीं पता और चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले तो आपको चाहिए कि आप टू द पॉइंट रहें, बाकी फिर बाद में आप मजीद बताना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। ठीक, जी आप ज़रा बताएं। सर वो तमाम पॉपुलेशन questions जो अंडर स्टडी प्रॉब्लम में हो, मतलब जो अंडर कंसिडरेशन में है, जो डाटा सारा अंडर कंसिडरेशन अंडर स्टडी है, वो सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं डाटा, उसको कहते हैं पॉपुलेशन। अच्छा, ये तो आपने बिल्कुल ठीक है, एक थ्योरेटिकली आपने कह दिया। अब अगर हम रियल लाइफ में हम किसी एक आम आदमी को समझाना हो कि पॉपुलेशन से क्या मुराद है, तो आप उसे आसान लफ्जों में कैसे समझाएंगे कि व्हाट डज इट मीन बाय पॉपुलेशन? सर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आप उस पे नहीं वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। नहीं वो तो देखे ना, वो तो हो गया एक थ्योरेटिकली आपने चीज कह दी। आपने अब किसी को समझाना है जी कि ये पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है, तो आप रियल लाइफ से क्या कोई एग्जांपल्स दे के किसी बंदे को समझाएंगे? देखे ना, उसे तो वो थ्योरी का नहीं समझ आती ना, ठीक है। हमने तो किसी को समझाना हो, एक आम आदमी को जिसे स्टैटिस्टिक्स की नो हाउ नहीं है, उसे हमने पॉपुलेशन का बताना हो तो हम उसे कैसे बताएंगे कि क्या चीज है जिसे हम पॉपुलेशन कह रहे हैं? जी। सर किसी भी क्लास को ले लें आप, फॉर एग्जांपल हमारी क्लास को ले लें, हमारी क्लास में किसी भी मतलब किसी भी ग्रुप की या पूरी क्लास की कोई भी चीज, जैसे हाइट हो गई, वेट हो गया, इसकी ऑब्जर्वेशंस, ये सारा। आप बिल्कुल, आपकी क्लास में अगर 60 या 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके नेम्स हैं, तो ये उनके नेम्स की एक पॉपुलेशन है। उनकी हाइट है, उनकी हाइट की एक पॉपुलेशन है। उनके कोई सीजीपीएज हैं, किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर के अंदर उनके जीपीए हैं, उनके उनकी पॉपुलेशन है। बिल्कुल सही, ठीक है। और इससे हट के कोई आप में से कोई और कोई एग्जांपल देना चाहे? देखिए जी, जितना आप क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, ठीक है, उतना आप में कॉन्फिडेंस, उतना आपको वो जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो उनमें क्लैरिटी पैदा होती है, ठीक है। देखें, इससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप गलत बताएंगे। गलत बताना इशू नहीं है, ठीक है। गलत को सही कर लेना और फिर एक चीज को अंडरस्टैंड कर लेना, वो असल चीज है, ठीक है जी। तो आप में से जी एनीवन? सर पॉपुलेशन के कोई भी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर एरिया में, जैसे कि विलेज में हम लेते हैं। कोई एग्जाम्पल दे दें। जैसे कि हम किसी घर में देख लेते हैं तो टोटल मेंबर्स कितने हैं, या फिर किसी village में किसी का जो है वो बल्कि मैन का जो है वो देख लेते हैं कितनी पॉपुलेशन है। तो देखें किसी पर्टिकुलर एरिया में जो हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे होते हैं तो जी, अब जरा बात को अंडरस्टैंड इस तरह कर लेना है। आम तौर पर पॉपुलेशन से मुराद हम अफराद की तादाद को लेते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर, किसी मखसूस इलाके के अंदर रहने वाले जो लोगों की तादाद होती है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन लेकिन स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब हम पॉपुलेशन का लफ्ज यूज करते हैं तो इससे हम सिर्फ अफराद ही नहीं, सिर्फ जानदार चीजें ही नहीं, चाहे वो बेजान अशिया हों, उनका जब हम टोटल फिगर, जब हम उनकी टोटलिटी की बात करेंगे, ठीक है, उनके ईच एंड एवरी मेंबर को हम कंसिडर करेंगे, तो हम उसे कहते हैं कि ये पॉपुलेशन है, ठीक है। एक क्या कहते हैं जी, फर्ज करें कि कराची एयरपोर्ट है, तो कराची एयरपोर्ट के अंदर जितने एरोप्लेन्स एक दिन में खड़े हैं या एक वीक के अंदर जितनी उनकी लैंडिंग्स होती हैं, तो वो उनकी लैंडिंग्स की एक पॉपुलेशन है। या पीआईए के पास जितने एरोप्लेन्स हैं वो उनके, पीआईए के पास जो डिफरेंट एरोप्लेन्स हैं उनकी एक पॉपुलेशन है, ठीक है। आर्मी के अंदर जितने उनके सिपाही हैं, जितनी उनकी तादाद है, वो उनकी सिपाहियों की एक पॉपुलेशन है। जितने उनके पास वेपन्स हैं, वेपन्स किसी भी लिहाज से, वो टैंक्स की फॉर्म में हो, वो चाहे और गन्स की फॉर्म में हो, ठीक है,
तो वो क्या है, वो उनकी पॉपुलेशन है। हम यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो दिस इज अ पॉपुलेशन। हम यूनिवर्सिटी के अंदर किसी लाइब्रेरी के अंदर जितनी बुक्स हैं वो उन लाइब्रेरी बुक्स की एक पॉपुलेशन है। किसी कंप्यूटर लैब के अंदर जितने कंप्यूटर सिस्टम्स पड़े हुए हैं वो उन कंप्यूटर सिस्टम्स की एक पॉपुलेशन है। जी, बात क्लियर है? यस सर। जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज सैम्पल्ड एंड टारगेट पॉपुलेशन। देखें, हमने पॉपुलेशन को दो तरह से कह दिया कि एक को हम कह रहे हैं कि सैम्पल्ड पॉपुलेशन और दूसरे को हम कह रहे हैं कि टारगेट पॉपुलेशन। अब इसमें से मुझे ये बताएं कि बड़ा कौन सा है, टारगेट पॉपुलेशन बड़ी है या सैम्पल्ड पॉपुलेशन बड़ी है? टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन बड़ी है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब जरा कोई आपके जहन में कोई एग्जांपल आ रही हो इसकी, टारगेट पॉपुलेशन की? फॉरेस्ट में जैसे ट्री की पॉपुलेशन होगी। देखिए, मैं थोड़ा सा इसे समझा दूं। टारगेट एक हम बड़े सिनेरियो में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हमारा टारगेट फॉर एग्जांपल ये है कि हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से ये राय लेना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, गवर्नमेंट करने का जो सिस्टम है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए। या हम अगर कोई स्टूडेंट से या लोगों से राय लेना चाह रहे हैं, स्टूडेंट से खास तौर पे, कि जो हमारा एग्जाम सिस्टम है हम उसके मुतालिक उनसे कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक है। तो देखें, हमारा टारगेट क्या है, एग्जाम पॉलिसी के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना स्टूडेंट से। अब उसके लिए वो स्टूडेंट्स पंजाब के अंदर देखें, और टारगेट भी हम क्या कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को। तो पंजाब, उसमें ये भी हो सकता है कि हमारा टारगेट आया पूरा पाकिस्तान है या हम सिर्फ पंजाब को टारगेट कर रहे हैं। अगर तो हमारा सिर्फ पंजाब टारगेट है तो पंजाब के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं दैट विल बी टारगेट पॉपुलेशन। जी, बात समझ आई इतनी? यस सर। जी, अब ये देखें कि क्या अगर फर्ज करें पंजाब के अंदर 100 यूनिवर्सिटीज हैं, क्या 100 यूनिवर्सिटीज में जाके स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है? नो सर। यानी ली जा सकती है लेकिन काफी मुश्किल हो जाएगा, काफी कॉस्टली हो जाएगा, काफी हमें रिसोर्स चाहिए, काफी हमें ट्रेन लोग चाहिए जो कि वहां जाएं और इन 100 यूनिवर्सिटी से डाटा कलेक्ट करके लाएं, ठीक है। हम अपनी आसानी की खातिर क्या करते हैं, हम अपनी आसानी की खातिर फर्ज करें वो जो 100 यूनिवर्सिटीज थी ना, हम उन्हें टारगेट तो हमारा ये था, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास इतने चूंकि रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, इतने हमारे पास ट्रेंड लोग नहीं है कि वो इतना हम भेज सकें, और इतना हमारे पास पैसा नहीं है कि हम ये खर्च करके ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं जी कि हम जो बड़े सिटीज हैं पंजाब के अंदर, जिस तरह लाहौर है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, सरगोदा है, ठीक है, मुल्तान है, तो हम इन बड़े सिटीज से बजाय इसके कि हम छोटे छोटे जो सिटीज हैं वहां पर जो पॉपुलेशन, जो यूनिवर्सिटीज हैं, हम वहां से भी इंफॉर्मेशन लें, हम सिर्फ बड़े सिटीज को के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से भी हम चंद एक यूनिवर्सिटीज का इंतखाब कर लेते हैं। फर्ज करें लाहौर से हम इंतखाब कर लेते हैं जी के लाम्स, हम लाहौर से इंतखाब कर लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, हम फैसलाबाद से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर लेते हैं, रावलपिंडी से हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी या एग्रीकल्चर एरिड जो यूनिवर्सिटी है उसका इंतखाब कर लेते हैं, ठीक है। सरगोदा से हम सरगोदा यूनिवर्सिटी इंतखाब कर लेते हैं। तो ये हमारी कितनी बनी, 5-6 यूनिवर्सिटीज बनी। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो पंजाब के अंदर 100 यूनिवर्सिटीज थी, लेकिन अब हमारे पास जो कितने रिसोर्सेज नहीं थे, हमने उससे कम किया, उन यूनिवर्सिटीज की तादाद को कम किया और सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज पे आ गए जहां से हमारे लिए डाटा कलेक्ट करना निस्बतन आसान है। तो ये 5 यूनिवर्सिटीज बने, 3 बने, 6 बने, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, इन यूनिवर्सिटीज में जाना और स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सैंपल्ड पॉपुलेशन। क्योंकि अब जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं
वो इन पॉपुलेशन से ले रहे हैं, ठीक है। तो इस इन पॉपुलेशंस को हम कहेंगे सैंपल्ड पॉपुलेशन, क्योंकि जो अब हम लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो हमारे सैंपल हैं, ठीक है। तो इनके पीछे जो पॉपुलेशंस हैं उसे हम कहेंगे सैंपल्ड पॉपुलेशन। तो जो 100 यूनिवर्सिटीज थी वो टारगेट पॉपुलेशन हो गई, और उन 100 में से जो हमने 5-6 यूनिवर्सिटीज का इंतखाब किया जहां से हमने स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन लेनी है, दैट विल बी सैंपल्ड पॉपुलेशन। जी क्लियर जी? यस सर। जी ठीक हो गया। इसके बाद है जी, नेक्स्ट है सैंपल। अच्छा एक चीज मुझे, चलें वो आगे हम चल के करेंगे। सैंपल, सैंपल जी ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। एनीवन फ्रॉम यू जी, जो भी इंटरेस्टेड है वो जरा काइंडली मुझे सैंपल को डिफाइन करके बता दें, उसकी एक आध कोई एग्जांपल बता दें कि सैंपल क्या होता है। जी सर पॉपुलेशन का एक स्मॉल पार्ट, उसको हम सैंपल कहते हैं। जी, ए स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल, ठीक है। अब आप अपने सामने एक पॉपुलेशन रखें और उसमें से चंद यूनिट्स को सिलेक्ट करके मुझे बताएं कि ये इसका सैंपल है। जी जी देखने जी, अभी आपने बहुत सारी एग्जांपल। जी जी बोले। जी बोलें जी आप। देखें अभी आप में से बात हुई कि जितने आपके स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, ठीक है, वो आपकी क्लास की एक पॉपुलेशन है। अ, अगर हम आपकी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स के रोल नंबर वाइज उन्हें नोट कर लें या नेम वाइज हम उन्हें नोट कर लें, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। जी इसे क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग फ्रेम। ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। अच्छा, और इस सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर जितने यूनिट्स थे उनकी तादाद को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो कैपिटल एन हमारे पास 50। अब हम बात कर रहे हैं सैंपल की। सैंपल इज अ सबसेट, तो अब हम एक सबसेट वहां से लेना चाह रहे हैं, एक सब ए स्मॉल पार्ट फ्रॉम दैट पॉपुलेशन वी आर इंटरेस्टेड टू टेक टू सिलेक्ट, ठीक है। तो अब हम किसी भी क्राइटेरिया को यूज करते हुए, फर्ज करें 2 मेंबर्स, 4 मेंबर या 10 मेंबर आउट ऑफ दैट पॉपुलेशन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? सैंपल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस सैंपल को सिलेक्ट करने का जो तरीकाकार है, ठीक है, यानी चंद यूनिट्स को किसी भी पॉपुलेशन से सिलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है, a process to select a small part of a population, we call it sampling। हम उस सारे क्राइटेरिया को, उस सारे मेथड को, उस सारे प्रोसीजर को हम सैम्पलिंग का नाम देते हैं। तो 3 चीजें हैं आपस में लिंक्ड हैं। एक है पॉपुलेशन जिसमें सारे यूनिट्स पड़े हुए हैं, एक हम उस पॉपुलेशन से चंद यूनिट्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। एक लाइब्रेरी के अंदर अगर 50,000 बुक्स हैं, आप रैंडमली आप 10 बुक्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो 10 बुक्स देखें, वो इस तरह है कि मैं आपको एक जरा उस पे ले जाता हूं जी, आर के अंदर। आवाज आ रही जी आप लोगों को? यस सर। जी, मैं एक मिनट इसे क्लोज करके आर को ओपन करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि आपकी क्लास में अगर फर्ज करें 50 स्टूडेंट्स हैं तो उन 50 में से अगर हम 5 सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो
जी इस वक्त जी आर आपके सामने जी आर का इंटरफेस ओपन हो चुका है जी। यस सर। जी देखें हम एक कमांड यूज करते हैं सैंपल की, ठीक है। क्या मैंने लिखा है सैंपल, मैं इसका जरा साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट साइज ये जी पहले 10 है, अब मैं इसे चलें 14 कर देता हूँ और ओके जी। एक कमांड हम यूज करते हैं सैंपल की, और याद रखें कोई भी कमांड जब हम लिखते हैं उसके फौरन बाद पैरेंथेसिस आती हैं, ठीक है। अच्छा अब हमने इन पैरेंथेसिस के अंदर हमने ये बताना है कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उसके जो यूनिट्स हैं, फर्ज करें आपकी क्लास में अगर रोल नंबर्स हैं तो वो रोल नंबर 1 से शुरू होते हैं और अप टू कहाँ तक जाते हैं, फर्ज करें 50 तक। मैंने क्या लिखा जी 1:50, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने ये बताना है कि आप सिलेक्ट कितने करना चाह रहे हैं। फर्ज करें मैं कहता हूं जी मैं 5 स्टूडेंट सिलेक्ट करना चाह रहा हूं, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने ये बताना होता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है कि देखें हम अगली स्लाइड्स के ऊपर ये भी देखेंगे कि जो हमारा सैंपल सिलेक्ट करने का तरीकेकार है वो विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो हमने यहाँ पर ये बताना है कि विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये रिप्लेस को या तो हमने ट्रू लिखना होता है या फॉल्स लिखना होता है। रिप्लेस को या तो हमने ट्रू यानी कैपिटल टी या हमने इसे फॉल्स कैपिटल एफ लिखना होता है, ठीक है। तो मैं अब मुझे बताएं कि अगर हमने एक क्लास में जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके रोल नंबर 1 से लेकर 50 तक हैं और हमने 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो वो विद रिप्लेसमेंट सिलेक्शन होगी या विदाउट रिप्लेसमेंट वहां से होगी? विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट जी, ठीक है। क्योंकि विद रिप्लेसमेंट में तो एक ही बंदा एक से ज्यादा बार सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट में ये होता है कि ईच एंड एवरी वन अपीयर्स वंस, कोई एक से ज्यादा बार अपीयर नहीं होता। तो मैं इसे लिख देता हूं रिप्लेस को फॉल्स, ठीक है। या तो आपको कंप्लीट फॉल्स लिखना पड़ेगा या सिर्फ कैपिटल एफ लिख दें, इट्स इनफ, ठीक है। और अगर फॉल्स कंप्लीट भी लिखेंगे तो फिर आपको कैपिटल सारे लेटर्स लिखने पड़ेंगे इस तरह फॉल्स, ठीक है। और अगर ट्रू भी लिखना है तो या तो कैपिटल टी या कैपिटल लेटर्स के साथ आपने ट्रू आपने लिखना है, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास सिलेक्शन आ गई। कौन कौन से रोल नंबर सिलेक्ट हुए? 42 रोल नंबर, 25 रोल नंबर, 40 रोल नंबर, 14 रोल नंबर, 39 रोल नंबर। देखें इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है? नो सर। नो, कभी भी रिपीट नहीं होगा क्योंकि हमने ऑप्शन ही अंदर वो दिया है रिप्लेस इक्वल टू फॉल्स, के वो रिप्लेस करेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा अब ये देखें इसमें हम मैक्सिमम ये जो अंदर हमने सैंपल साइज दिया था 5, मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम हम 50 दे सकते हैं, 51 नहीं दे सकते हम, क्योंकि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स ही टोटल पॉपुलेशन का जो साइज है वो है ही 50 है, ठीक है। तो जब हमने सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करनी हो तो मैक्सिमम सैंपल साइज कितना हो सकता है? पॉपुलेशन के साइज के बराबर। लेकिन अगर ये होती रिप्लेस को हम ट्रू अगर हम लिखते तो फिर जो सैंपल साइज है वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसमें वैल्यूज रिपीट हो रही होती हैं। तो जहां रिपीट हो रही हो वहां सैंपल साइज जो असल पॉपुलेशन का साइज है उससे ज्यादा भी हो सकता है। जी बात समझ आई? लेकिन सर सैंपल तो सबसेट होता है पॉपुलेशन का, तो फिर वो ज्यादा देखे ना, होता सब सेट ही है, लेकिन उसमें बार बार रिपीट हो रहे होते हैं ना। कोई एक नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 42 है वो 4 दफा अपीयर हो रहा है, 25 है वो 1 टाइम अपीयर हो रहा है, 40 है वो 3 दफा अपीयर हो रहा है। तो वो इस तरह की कंडीशन उसमें होती है, ठीक है। होता सब सेट ही है,
होता सब सेट ही है, लेकिन कुछ वो जो नंबर आ रहे होते हैं ना, वो एक से ज्यादा बार आ रहे होते हैं। ठीक है, वो नंबर अगर आप फर्ज करें, मैं आपको यहाँ पे जी फर्ज करें इसे कर देता हूं, ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, मैं जरा पॉपुलेशन का साइज भी कम कर देता हूँ ताकि आसानी रहे। मैं पॉपुलेशन का साइज 1 से लेकर 10 तक ले जाता हूँ। ठीक है, और मैं इसे दे देता हूँ यहाँ पे 5 की बजाय 10 दे देता हूँ, या 10 से ज्यादा भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, 10 दे देता हूँ या 15 दे देता हूँ। देखें, टोटल लोग हैं 10, लेकिन हम 15 वहां से सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कौन सी है क्राइटेरिया, कौन से यूज कर रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नंबर जो है ना वो एक से ज्यादा बार अपीयर होंगे। ठीक है, मैं इसे जरा कोई सेव कर लेता हूं, किस नाम से, एस के नाम से। जी, इतनी बात समझ आई? यस सर। यस जी सर। जी, देखें 10 लोग हैं, हम वहां से 15 सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर तो ये होता विदाउट रिप्लेसमेंट तो कभी ये 15 को कभी वो सिलेक्ट ना करता, वो एरर दे देता। ठीक है, लेकिन विद रिप्लेसमेंट में ये पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि कुछ नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाते हैं। देखें, उसने एक्सेप्ट किया। अब ये देखें कि ये क्या हुआ, 1 4 6 9 5 दो दफा अपीयर हो गया, 6 2 टाइम हो गया, 5 अगेन आ गया, तो 5 टोटल। मैं इसे यूं कर देता हूं, इसे सॉर्ट करवा लेता हूं ताकि आपको जरा आसानी रहे। सॉर्ट किसे करवाएंगे, एस को। ठीक है, देखें 1 2 3 4 ये एक एक दफा आए, 5 3 दफा अपीयर हुआ, 6 4 टाइम अपीयर हुआ, 8 1 टाइम, 9 2 टाइम, 10 1 टाइम। देखें, यानी अगर हम इसे यूनिक बनाएं, एक और कमांड है यूनिक, एस को अगर हम यूनिक कर लें, ठीक है, यानी उसे सॉर्ट भी करवाएं और उसे यूनिक भी करें, तो देखें 1 2 3 4 5 6 8 9 10, जरा इन्हें गिने कितना बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये है सबसेट ही है। ठीक है, और याद रखें किसी भी पॉपुलेशन का इसमें से मैक्सिमम यहां पे कितने आ सकते थे, 10 के 10 सिलेक्ट हो सकते थे। तो वो याद रखें, जब हम सबसेट की बात करते हैं तो सबसेट एक होता है एम्प्टी, वो भी सबसेट कंसिडर होता है। एक होता है कंप्लीट एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, वो भी सबसेट ही शुमार होता है। ठीक है जी, बात समझ आई जी? यस सर। जी, अब हम जी ये देखें, हमने कमांड यूज की है सैंपल, और सैंपल कमांड हम किस वक्त यूज करते हैं, जब हमने कोई, इसे कहते हैं रैंडम सिलेक्शन। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो हमने ये ऊपर ये जो टॉप पे लिखी हुई थी, sample1:50,5 रिप्लेस इक्वल टू फॉल्स, मैं अगर इसे दोबारा रन करूं तो क्या मुझे वही वाले नंबर मिलेंगे या कुछ और होंगे? डिफरेंट होंगे सर। हाँ जी, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट होंगे? सर रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज ये रैंडम सैम्पलिंग है। रैंडम सैम्पलिंग है, बिल्कुल सही आपने कहा, चूंकि दिस इज रैंडम सैम्पलिंग, और आप चाहे इसे 1000 दफा परफॉर्म करें, हर दफा आपके पास नया सैंपल आएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया 33 41 11 26 49, ये लोग सिलेक्ट हुए। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रैंडम सिलेक्शन। तो रैंडम सिलेक्शन जब भी करनी हो, या तो आपके पास पर्ची मेथड होता है कि आप रिसीट्स ऑफ पेपर बना लें 50, उनके ऊपर उनके रोल नंबर्स, उनके नाम लिखें और वहां से 5 पर्चियां उठा लें। वो एक लेंथी प्रोसेस है। तो आसान प्रोसेस क्या होता है कि आप कंप्यूटर किसी सॉफ्टवेयर का सहारा लें और आप कोई कमांड, कोई तरीकेकार आप उसमें यूज करें। तो हम आर की मदद से बड़ी आसानी के साथ ये चीज हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर फर्ज करें आपने मुख्तलिफ सिटीज, आपके फॉर एग्जांपल पंजाब में 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपने किसी स्टडी के अंदर आपने 36 डिस्ट्रिक्ट्स में से अगर आपने 5 या 10 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट करना है, उसका तरीकेकार भी यही होगा कि आप जहां पर मैंने ये 1:50 लिखा है ना,
यहां पर आप उनके शहरों के नाम दे दें, आप सिटीज के नेम्स दे दें और आप वहां से 5-10 जितने सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करवा लें। मैं आपको एक यहां पर मिसाल देता हूं। फर्ज करें मैं लिखता हूं सिटीज, सॉरी, या इसे डिस्ट्रिक्ट कर देता हूं। डिस्ट्रिक्ट इक्वल टू, मैं कोई नाम लिखता हूं। मैं नाम कंप्लीट नहीं लिखता, मैं चलें उन्हें इस तरह लिखता हूं ए। याद रखें जो नेम्स होते हैं वो विद इन इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, ठीक है। चलें, ये जी मैंने फर्ज करें डिस्ट्रिक्ट के नाम ABCDEFG, ये नेम्स उसे दिए, ठीक है। अब मैं एक सैंपल, जहां मैंने लिखा था ना 1:50, उसकी जगह पे मैं लिख दूंगा डिस्ट्रिक्ट, ये DISTT, ठीक है। और मैं उसे कहता हूं कि इसमें से जी कितने सिलेक्ट करो, 3 सिलेक्ट करो, और विदाउट रिप्लेसमेंट यानी रिप्लेस इक्वल टू फॉल्स, वो आपको सिलेक्ट करके ये देखें उसने दे दिए। एक उसने D सिलेक्ट किया, एक उसने F सिलेक्ट किया, एक उसने E सिलेक्ट किया। जी बात क्लियर है जी? यस सर। यस जी सर। जी ठीक हो गया। अब हम जी आगे मूव करते हैं। मैं इसे स्टॉप करके दूसरा हम ओपन कर लेते हैं। जी जी, तो हमने जी बात की पॉपुलेशन, सैम्पल्ड एंड टारगेट पॉपुलेशन, देन सैंपल, और उसके बाद हमने सैम्पलिंग की बात की, ठीक है। तो सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग इज अ प्रोसीजर, सैम्पलिंग इज अ मेथोडोलॉजी हाउ टू सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है, जो मेथोडोलॉजी होती है, उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। हमने ये भी शुरू में डिस्कस किया था कि पैरामीटर हम किस चीज को कहते हैं और स्टैटिस्टिक हम किस चीज को कहते हैं। अभी देखें, हमने रेग्रेशन परफॉर्म की। हमने रेग्रेशन मॉडल एक यूज किया था y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा x, और हमने कहा था कि अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज इंटरसेप्ट, बीटा इज रेग्रेशन कोएफिशिएंट, एंड दीज आर 2 पैरामीटर्स, ठीक है। चूंकि ये एक पॉपुलेशन मॉडल था, y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा x, एंड अल्फा एंड बीटा दीज आर 2 पैरामीटर्स। आगे चल के हमने जब डाटा यूज किया, जब हमने सैंपल इंफॉर्मेशन यूज की, तो हमने अल्फा को एस्टिमेट किया इन द फॉर्म ऑफ A, हमने बीटा को एस्टिमेट किया इन द फॉर्म ऑफ B, ठीक है। तो वो जो A और B थे वो कहलाते हैं स्टैटिस्टिक्स या एस्टिमेट्स या एस्टिमेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जो अल्फा एंड बीटा थे वो पैरामीटर्स कहलाते हैं, और जो A और B की वैल्यूज थी वो स्टैटिस्टिक कहलाती हैं, ठीक है। तो याद रखें, कोई भी वैल्यू जो हम पूरी पॉपुलेशन से हासिल करते हैं, पूरी पॉपुलेशन को यूज करते हुए कंप्यूट करते हैं, it is called parameter, and any value that will be computed with the help of sample data is called statistic। जी बात क्लियर है? यस सर। जी, पैरामीटर रिमेन्स अनचेंज्ड। याद रखें, पैरामीटर, अगर आप अपनी क्लास का 50 स्टूडेंट्स हैं, आप इन 50 स्टूडेंट्स की हाइट एक बंदा कैलकुलेट करे, 50 बंदे कैलकुलेट करें, एवरेज हाइट विल बी सिमिलर, हर एक का आंसर एक जैसा होगा। लेकिन अगर 50 बंदे हर एक 5-5 का सैंपल सेलेक्ट करे और वो अगर हर एक अलग अलग एवरेज हाइट निकाले, तो वो जो एवरेज हाइट निकल रही हैं, दीज आर स्टैटिस्टिक्स, और उनकी वैल्यूज इत्तेफाक से किसी के साथ मैच हो जाए तो दैट इज समथिंग एल्स, अदरवाइज हर एक का आंसर दूसरे से डिफरेंट होगा। तो हम ये कहते हैं पैरामीटर इज अ फिक्स्ड वैल्यू, while statistic is a
वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। स्टैटिस्टिक वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू सैंपल, जैसा सैंपल चेंज होता है वैसे ही स्टैटिस्टिक की वैल्यू चेंज हो जाती है। पैरामीटर में चूंकि पॉपुलेशन वही रहती है, जब पॉपुलेशन वही है तो पैरामीटर की वैल्यू पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी वैल्यू अनचेंज रहती है। जी क्लियर है जी बात? यस सर। पैरामीटर्स को आमतौर पर हम ग्रीक लेटर्स अल्फा, बीटा, गामा, म्यू, ठीक है, सिग्मा, इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हम स्टैटिस्टिक की जो वैल्यूज हैं हम ए, बी, आर, एस, ठीक है, इनसे हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जिस तरह आपने ए वो इंटरसेप्ट था, ठीक है, लेकिन उसका पैरामीटर अल्फा था, और बी रेग्रेशन कोएफिशिएंट, ये आपके पास एक स्टैटिस्टिक की वैल्यू थी या रेग्रेशन कोएफिशिएंट की, इसी का जो पैरामीटर था वो बीटा था। आपने आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट सैंपल की मदद से कैलकुलेट किया तो आपने उसे आर से रिप्रेजेंट किया, लेकिन वही जब पॉपुलेशन के लिए होगा तो हम उसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं फिर, ठीक है जी। तो आगे जी हम चलते हैं और थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग, कि सैम्पलिंग करने से क्या हमें फवायद क्या हासिल होते हैं जी। तो जरा जी आप में से जी कोई देखें, सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग इज अ प्रोसीजर, सैम्पलिंग इज अ मेथोडोलॉजी हाउ टू सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन टू सिलेक्ट फ्यू मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, हम उसके चंद मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। आपके जहन में जी जो उसका फायदा नजर आता है जरा मुझे वन बाय वन कोई बताएं जी। टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। देखें हम उसे यूं कहते हैं कि जब आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं आपको ज्यादा टाइम चाहिए डाटा कलेक्ट करने के लिए, जबकि जब आप सैंपल स्टडी कर रहे होते हैं तो आप चूंकि चंद मेंबर्स को स्टडी कर रहे होते हैं, सो यू नीड लेस टाइम एज कंपेयर टू स्टडी द होल पॉपुलेशन। जी बात समझ आ गई? यस सर। जी और इसके अलावा सर कॉस्ट भी कम चाहिए होगी क्योंकि कम बिल मेंबर से डेटा कलेक्ट करना होगा। जी कॉस्ट भी वो भी कम हो जाएगी कि एक तरफ अगर आपने 1000 यूनिट्स पूरी पॉपुलेशन में है उन्हें स्टडी करना है तो जितनी कॉस्ट आ रही है, दूसरी तरफ अगर आपने 20 यूनिट्स को स्टडी करना है तो उन 20 को स्टडी करने के लिए यकीनन कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। तो जहां आपका कम वक्त लगता है वहीं पर कॉस्ट में भी कमी वाक़या हो जाती है। इसके अलावा जी कोई और पॉइंट किसी के ज़हन में? ये देखें ग्रेटर एक्यूरेसी। अब ग्रेटर एक्यूरेसी का जरा मुझे कोई आप में से बता दें। मिस्टेक के चांसेस कम होंगे। मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं क्योंकि जो पूरी पॉपुलेशन होती है उसमें चूंकि डाटा लार्ज होता है उसमें चांसेस गलती के ज्यादा होते हैं, जबकि सैंपल में चूंकि डाटा नंबर ऑफ वैल्यूज शॉर्ट होती हैं, कम होती हैं, उसमें गलती का इम्कान कम है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो सैंपल बेस्ड रिजल्ट्स होते हैं दे आर मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू कंप्लीट इन्यूमरेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। जी इसके बारे में क्या कहेंगे? कि जब हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं चूंकि उसमें पॉपुलेशन मेंबर्स ज्यादा होते हैं, हम हर एक मेंबर को ज्यादा डिटेल के साथ स्टडी नहीं कर पाते। वजूहात वही हैं कि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बरक्स चूंकि हमारे पास जब हम सैंपल स्टडी कर रहे होते हैं तो हम चंद मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम हर मेंबर को ज्यादा डिटेल में उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जी बात समझ आई जी? यस सर। जी नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट्स। किसी के जहन में इसके हवाले से कुछ हो जहन में? डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? तोड़ फोड़ जी, डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय करना, तोड़ फोड़ करना, ठीक है। देखें
जब कई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स हैं, जिस तरह लाइट, ट्यूब लाइट्स हैं, लाइट बल्ब्स हैं, या फैंस हैं, ठीक है, या और इसी तरह डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, अगर हमने उनकी टेस्टिंग करनी हो, उनकी लाइफ टेस्टिंग करनी हो, ठीक है, कि देखें, हाँ, आप जब लाइट बल्ब खरीदते हैं ना, तो उनके ऊपर एक लाइफ टाइम भी लिखा हुआ होता है कि ये 1500 घंटे है या 2000 घंटे, इतना ये चलेगा, ठीक है। अच्छा, वो उसका एक लाइफ स्पैन कैसे डिटरमिन किया गया? वो सैंपल बेस्ड कोई स्टडी की गई, ठीक है, और उन लाइट बल्ब्स को या उन ट्यूब लाइट्स को स्विच ऑन रखा जाता है, ठीक है, एक सर्टेन पीरियड के लिए, ठीक है, उसे ऑन रखते हैं ताकि वो पता लग जाए कि कितने पीरियड के बाद ये जाके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है, यानी वो काम करना छोड़ देती हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का मतलब ये होता है कि एक आप काम करें, उससे वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाए, वो आप वो और आगे मजीद इस्तेमाल के काबिल न रहे, ठीक है। अब एक तरफ है आपके पास पूरी पॉपुलेशन लाइट बल्ब्स की, एक कंपनी ने 1000 बल्ब बनाए, ठीक है। अच्छा, अब वो उनका लाइफ टाइम चेक करने के लिए क्या 1000 बल्बों को, 1000 लाइट बल्ब्स को स्विच ऑन रखेंगे? नो सर। नो, सर इसलिए नहीं कि उनका तो जो कुछ उन्होंने बनाया वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। फिर इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, कि उन्होंने जो कुछ बनाया, जो कुछ उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, वो सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूरी हो जाता है, इट बिकम्स नेसेसरी टू परफॉर्म सैम्पलिंग ओवर देयर, ठीक है। इस किस्म के हालात में कि जब आप किसी चीज को टेस्ट करने के लिए जाएं और उससे पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वहां पर जरूरी हो जाता है कि आप सैंपल स्टडी ही करें, ना कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करें, ठीक है। तो इस किस्म की सिचुएशन में फिर हम क्या करेंगे? हम चंद लाइट बल्ब्स लेके उन्हें स्विच ऑन रख के उनका लाइफ टाइम टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें, ऐसी मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स जिनके इस्तेमाल से डिस्ट्रॉय होने का खतरा हो, वहां पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं किया जाता, वहां हमेशा सैंपल बेस्ड स्टडी की जाती है। जी जी, बात क्लियर है जी? यस सर। और एक जी, एक और पॉइंट बीच में हम ऐड कर देते हैं, नॉन रिस्पॉन्स। ये नॉन रिस्पॉन्स के स्पेलिंग ठीक है जी? चेक कर लें। नो सर। गलत है, ऐसा आना है यहाँ पर। जी, नॉन रेस्पॉन्स, ये जरा आपके जहन में, किसी के जहन में आ रहा हो बीच में जी, स्पेलिंग। नॉन रेस्पॉन्स, नॉन रेस्पॉन्स का मीनिंग क्या है? नॉन रेस्पॉन्स, देखिए ना, आप जब किसी से डाटा ले रहे होते हैं, देखिए कई लोग सर्वे कंडक्ट करते हैं, उन सर्वे से जिनसे डाटा ले रहे होते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? रेस्पोंडेंट्स, कि वो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको, ठीक है। और जो क्या हर बंदा आपको इंफॉर्मेशन दे देता है? नो सर। नो नो, देखिए, तो नो, इसे हम कहते हैं नॉन रेस्पॉन्स। तो नॉन रेस्पॉन्स का मतलब होता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट्स, कि कुछ सैम्पलिंग यूनिट्स ऐसे हैं जिन्होंने आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी। आप किसी के घर पे गए, आगे खवातीन थी, उन्होंने कहा जी हमारे घर में कोई मेल मेंबर नहीं है, हम इंफॉर्मेशन नहीं देते। किसी घर में गए, बच्चे थे, उन्होंने कहा जी हमारे कोई बड़े नहीं हैं, हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। किसी घर में गए, बाहर डॉगी बैठा हुआ था, तो ठीक है, वो डॉगी के डर से वहां पे वो अंदर नहीं जा सकते थे या नॉक नहीं कर सकते थे, अगेन नॉन रेस्पॉन्स, ठीक है। तो
कई जगहों पे हर वो जगह जहां से नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हो फ्रॉम सम ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट्स, वी कॉल इट नॉन रेस्पॉन्स। तो नॉन रेस्पॉन्स पूरी पॉपुलेशन को जब हम स्टडी करें तो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सैंपल स्टडी, कि चूंकि सैंपल के अंदर हम चंद यूनिट्स को स्टडी कर रहे होते हैं, लिहाजा वहां पर नॉन रिस्पॉन्स हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू कंप्लीट पॉपुलेशन। जी, बात क्लियर है जी? यस सर। जी, तो यहाँ तक जी हम आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना है, तो बाकी हम इंशाल्लाह कल की जो क्लास है मजीद आगे फिर हम चलेंगे जी। ठीक है, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, अटेंडेंस जी मार्क कर लेनी है। और शिराज क्लास में है तो याद रखें, अभी तक मेरे पास अटेंडेंस नहीं पहुंची जी पिछले तमाम दिनों की, तो काइंडली मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे अटेंडेंस जो है वो फौरी तौर पे भेज दें।